गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को ग्लैंड के बारे में बताएंगे कि ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड कैसे कार्य करते हैं और ग्लैंड शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, कितने प्रकार का ग्लैंड्स पाया जाता है। ठीक, देखिए ग्लैंड कहिए, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ठीक, ग्रंथि जो होती हैं मेनली 3 तरह की होती हैं। 3 में पहला जो ग्रंथि है हिग्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड। 3 तरह के ग्लैंड हैं। ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड का क्या रोल है? देखिए, ग्लैंड जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर की संरचना होती है, जिनसे ड्रॉप नुमा बूंद बूंद के रूप में एंजाइम या हार्मोन, ठीक, एंजाइम या हार्मोन, कुछ ग्लैंड में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों साथ में ही सिक्रीट होते हैं। एंजाइम और हार्मोन स्राव होता है, अर्थात ये सिक्रीट करते हैं, बूंद बूंद के रूप में निकलते हैं। ये पानी की तरह बहते नहीं हैं, जैसे ब्लड धमनी और सिरा में बहता है उस अनुपात में ये ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम और हार्मोन्स नहीं बहते। यह बूंद बूंद के रूप में निकलता है, बहुत कम अमाउंट में निकलता है। उसी अमाउंट में ही शरीर को जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब में वो अपना उपयोग कर लेते हैं। ठीक, ग्लैंड क्या हो गया? ग्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर और उनसे एंजाइम हार्मोन्स का स्राव। अब देखिए, ग्लैंड जो है 3 तरह का है। पहला ग्लैंड एक्सोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन और तीसरा मिक्स ग्लैंड। एक एक पढ़ते हैं। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। ठीक, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा जाए तो एक्सो का मतलब होता है, इसे 2 भाग में बांट दीजिए। एक्सो का मतलब होता है बाहर और क्राइन का मतलब होता है स्रावित होना। ठीक, बाहर स्रावित होना, क्या स्रावित होगा? हार्मोन्स या एंजाइम। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है। ठीक, एक्सोक्राइन सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को स्राव करते हैं। एक्सो का मतलब बाहर और क्राइन का मतलब स्रावित होना। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड हैं इपिथेलियल लेयर से बाहर निकल आती हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट पाई जाती है। मान लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एक पतली पाइप नुमा संरचना पाई जाती है और उसी पाइप के थ्रू अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं इनके द्वारा जो भी चीज़ या एंजाइम का जो सिक्रीशन होता है नली के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे श्वेत ग्रंथियाँ। ठीक, दुग्ध ग्रंथियाँ, श्वेत मतलब पसीना भी नली से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। दुग्ध ग्रंथियाँ में दूध भी जो है नली से क्या होते हैं, बाहर आ जाती हैं। पैंक्रियाज है, लीवर भी क्या करता है, बाइल जूस का नली के द्वारा स्राव कराता है। पैंक्रियाज भी क्या है, उसके भी बहुत प्रकार के एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं जो कि नली के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते थे। ये क्या है, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ठीक। दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसको भी दो भाग में बांटिए। इंडो का मतलब अंदर और क्राइन का मतलब स्राव, ठीक। इंडो का मतलब अंदर और क्राइन का मतलब है स्राव, अर्थात अंदर ही अंदर स्राव होगा। किसका? इनके केस में एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन। एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन्स का स्राव किया जाएगा। और ये स्राव कैसे होते हैं? इंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो अपना हार्मोन से स्राव करता है एपिथेलियल लेयर पर। एपिथेलियल लेयर पर स्राव करता है और एपिथेलियल लेयर में पाई जाती हैं ब्लड, जो ब्लड में हार्मोन्स चले जाते हैं और ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती है या नली नहीं पाई जाती है जिसके माध्यम से क्या करें, अपना हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं। यह ब्लड के माध्यम से अपना हार्मोन्स क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। पूछा जाता है हार्मोन्स की खोज किसने किया था? तो हार्मोन्स की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने हार्मोन्स की खोज किया। उन्होंने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बने होते हैं किसके? प्रोटीन और स्टेरॉइड, जो क्या है, एक फैट है, के बने होते हैं। जबकि एंजाइम जो होता है यह बनता है प्रोटीन का, अर्थात प्रोटीन के सहायता से एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जबकि हार्मोन्स प्रोटीन प्लस स्टेरॉइड फैट्स की सहायता से इनका निर्माण किया जाता है। एंजाइम जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो करते हैं और पानी भी साथ में पीते हैं, और जाके आमाशय में जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो आमाशय में पाए जाते हैं रेनिन पेप्सिन रेनिन, प्रोटीन को पचाने में सहायकफुल होते हैं। आगे आएंगे जब ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। क्योंकि वो एंजाइम जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को पचा ले जाते हैं। इसलिए एंजाइम क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल नहीं बल्कि फैट सॉल्युबल होते हैं। अर्थात फैट में घुलने वाला हार्मोन्स है और पानी में घुलने वाला एंजाइम है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक। अब आता है कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसका क्या काम। देखिए, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है एक कम्युनिकेशन का कार्य करता है। कम्युनिकेशन, संचार का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो कौन गौन करता है? मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क में पाई जाती है तंत्रिका। तंत्रिका के द्वारा सूचना को ले आना, ले जाना, सूचना को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आते हैं, ले जाते हैं। ऐसा सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिकाओं के सहायता से किया जाता है। लेकिन तंत्रिकाएं का जो सूचना का आदान प्रदान है बहुत तेज होता है, अर्थात बहुत फास्ट हाई होती है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड भी कम्युनिकेशन का काम करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, लेकिन इनका सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत धीरे होता है तंत्रिका के बनिस्पत। तंत्रिका बहुत फास्ट काम करता है, ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। इसका भी काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। इतना बात क्लियर हो गया। अब आइए कि
इंडोक्राइन हो गया। अब आइए तीसरा ग्लैंड क्या है, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं? तीसरा ग्लैंड मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या है? मिक्स का मतलब मिश्रित है और ग्लैंड का मतलब ग्रंथि है, तो इसमें वो दोनों ग्रंथियां आएंगी। इंडोक्राइन के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और एक्सोक्राइन के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम। मिक्स ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन किया जाता है। मिक्स एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करता है। और इसका उदाहरण कौन सा है? पैंक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, तो वह कौन सा ग्लैंड है? वह पैंक्रियाज है जो दोनों का स्राव करता है। अब आइए एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने बता दिया था एग्जाम्पल कि सलाइवरी ग्लैंड हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, लीवर हैं, ये सब क्या थे? ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड थे। अब है ये इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडोक्राइन ग्लैंड, आपका चैप्टर भी है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं? तो इसमें बहुत प्रकार के ग्लैंड हैं जो आगे देख रहे हैं। देखिए, इसे रटने की कोशिश नहीं। इंडोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, इनके अंदर बहुत से ग्लैंड पाए जाते हैं। जैसे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड, माथे पर पीनियल ग्लैंड, नीचे आइए गले में थायराइड ग्लैंड, थायराइड पे पैराथायराइड ग्लैंड, हार्ट पे आइए थाइमस ग्लैंड, किडनी पे आइए एड्रिनल ग्लैंड। ये सब कैसे ग्लैंड हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड में हम पहला पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या। पिट्यूटरी ग्लैंड पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह हाइपोथैलेमस से लगा हुआ भाग होता है जो चने के बराबर या मटर के दाने के बराबर का ग्लैंड है। लेकिन यह ग्लैंड सारे ग्लैंड को क्या करता है? गवर्न करता है, अर्थात सारे ग्लैंडों को यह नियंत्रण करके रखा रहता है। इन्हीं के इशारे पर सारे ग्लैंड कार्य करते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से भी या पिट्यूटरी ग्लैंड का भी नियंत्रण करने वाला भी एक कोई भाग है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्यों? क्योंकि सारे ग्लैंडों का ये गवर्न करता है, ये मास्टर की तरह कार्य करता है। लेकिन इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस से लगा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिगर देखा जाए, ये है हाइपोथैलेमस और इसी हाइपोथैलेमस से लगा हुआ पिट्यूटरी। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य करता है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। अर्थात ये मास्टर तो है, इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक, अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड
में कितने लोब होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कितने लोबों से बना है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब से बना है। पहले लोब को कहते हैं एंटेरियर लोब, दूसरे लोब को कहते हैं पोस्टेरियर। बीच में एक सेप्टा दिख रहा है, इस सेप्टा को कहते हैं इंटरमीडियन। पिट्यूटरी ग्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, मटर के दाने के बराबर का स्ट्रक्चर, जो 2 लोबों से मिलकर बना है, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। इन दोनों लोब को बांटने में एक पतला सा सेप्टा पाया जाता है जिसे इंटरमीडियन कहते हैं। अब आइए पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये इंडोक्राइन ग्लैंड का भाग है, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करेगा? हार्मोन्स का ही स्राव करेगा। ठीक, अब देखिए एंटेरियर ग्लैंड, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। तो एंटेरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड से पूरा 13 हार्मोन्स सिक्रीट होता है। ठीक, उस 13 में एंटेरियर लोब से 11 हार्मोन सिक्रेट किया जाता है और 2 हार्मोन्स पोस्टेरियर लोब से सिक्रेट किया जाता है। अर्थात एंटेरियर लोब के द्वारा 11 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, पोस्टेरियर लोब के द्वारा 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इतना बात क्लियर है? अब आते हैं कि एंटेरियर लोब के द्वारा जो हार्मोन्स निकल रहे हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड में यह है कि इंडोक्राइन ग्लैंड का वह कौन सा ग्लैंड है जो सबसे छोटा ग्लैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटे ग्लैंड के नाम से पूछा जाता है, तो वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है 0.5 से लगाए 1 ग्राम का इसका वजन होता है, क्योंकि मटर के दाने के बराबर इसका मटर के दाने के बराबर ये है, तो इसका जो भार है 0.5 से लेके 1 ग्राम का इसका वजन होता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड का। और पूछा जाता है दूसरा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड है, जो आगे पढ़ाएंगे। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इंडोक्राइन का सबसे छोटा ग्लैंड है, इसे रट डालिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब के द्वारा कितने तरह के हार्मोन्स, 11 तरह के हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं। तो वह 11 तरह का हार्मोन्स कौन कौन सा है। पोस्टेरियर के द्वारा 2 तरह के हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं, वह 2 तरह का हार्मोन्स कौन कौन सा है। ठीक, हम पोस्टेरियर लोब के द्वारा पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इनके द्वारा 2 हार्मोन्स हैं। जल्दी पढ़ के इसको क्लियर कर लेंगे, अलग हो जाएगा। इसलिए शुरुआत करते हैं पोस्टेरियर लोब के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। पोस्टेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब से 2 हार्मोन्स कौन से हैं। वैसोस्पिरिन दो तरह के हार्मोन्स, वैसोप्रेशन और दूसरा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ठीक, 2 हार्मोन्स वैसोस्प्रेशन और दूसरा हार्मोन्स क्या है, ऑक्सीटोसिन। ठीक, अब आते हैं वैसोस्प्रेशन और ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लिया जाए पोस्टेरियर लोब के बारे में थोड़ा सा, कि पोस्टेरियर जो लोब है, ये वाला भाग था। पोस्टेरियर जो लोब है, यह लोब का क्या कार्य है।
हमने तो बताया दो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हार्मोन्स इस पोस्टीरियर लोब के द्वारा स्रावित नहीं किए जाते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स आए कहाँ से? ठीक, पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इस न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा या न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब के अंदर पाए जाने वाले दो एंजाइम, ये एंजाइम आए कहाँ से? पहले पोस्टीरियर लोब के देख लेते हैं। पोस्टीरियर लोब में देखिए तीन भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं मीडियन इम्नांस। ये दूसरा जो भाग है, यहाँ पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलर। और लास्ट ये भाग पार्स नर्वोसा। ठीक, पोस्टीरियर लोब के तीन भाग हैं। पहला है मीडियन इम्नांस। मीडियन इम्नांस वह भाग है जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ भाग होता है। हाइपोथैलेमस से लगा हुआ जो पहला भाग है पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब का पहला भाग, उसे कहते हैं मीडियन इम्नांस। और मीडियम इन्हांस के बाद दूसरा भाग आता है इनफंडिबुलर। ये इनफंडिबुलर जो मीडियम इन्हांस से लगे हुए पहले भाग हैं, और जबकि इनफंडिबुलर का दूसरा भाग पार्स नरोसा से लगा हुआ है। अब आता है तीसरा, पार्स नरोसा जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसी के अंदर ये दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। और पार्स नरोसा का जो ऊपरी भाग है इनफंडिबुलर से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए, जब ये पोस्टीरियर लोब इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन, इन दोनों हार्मोन्स का निर्माण नहीं किए तो पोस्टीरियर लोब में आया कहाँ से? तो ये दोनों हार्मोन जो हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रिएट किया हुआ हार्मोन्स है, जो क्या करते हैं पोस्टीरियर लोब में जा कर के यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए पोस्टीरियर लोब से दो तरह के हार्मोन्स बताए गए। ठीक, हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रिएट किया हुआ हार्मोन्स जो वैसोस्पिरिन ऑक्सीटोसिन है, वो पार्स नरोसा में जा कर के क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब इसको ज़रूरत पड़ती है इस हार्मोन्स को, तो ऑक्सीटोसिन्स के द्वारा पुनः हार्मोन्स को भेज दिया जाता है ऊपर की तरफ। ठीक, अब देखिए वैसोस्पिरेशन होता क्या है, इस हार्मोन्स की शरीर में क्या काम है? तो वैसोस्पिरेशन जो है इसे कहते हैं, वैसोस्पिरेशन जो हार्मोन्स होता है यह न्यूरॉन में, अगर दूसरे भाषा देखिए समझाते हैं, अगर वैसोस्पिरेशन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो बढ़ने के दौरान ये न्यूरॉन में जाते हैं और न्यूरॉन से कहते हैं वाटर को एब्जॉर्बेशन अधिक मात्रा में करें। जब वाटर का एब्जॉर्बेशन न्यूरॉन के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा अधिक किया जाने लगता है, तो उस दौरान नेफ्रॉन के अंदर वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि वैसोस्पिरिन की अधिकता से क्या हुआ, नेफ्रॉन को आदेश दिया कि एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर अधिक करें। जब अधिक करेंगे तो नेफ्रॉन में पानी की मात्रा बढ़ेगी। मान लीजिए ये नेफ्रॉन की नली है, तो इसमें पानी की मात्रा जब बढ़ेगी तो पानी का जब मात्रा बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन ब्लड का जो कंसंट्रेशन था वह क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड का कंसंट्रेशन कम, लेकिन बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक, अगर इसकी कमी हो जाए, वैसोस्पिरिन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, तो कमी होने पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण बीपी भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा और ब्लड में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। इतना बात क्लियर। वैसोस्पिरिन को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं एंटी डाययूरेटिक, जिसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी के नाम से भी इसे जाना जाता है वैसोस्पिरेशन को। और वैसोस्पिरेशन में अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, वैसोस्पिरेशन नहीं या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो एक बीमारी का कारण बनती है। देखिए, जब इसकी मात्रा अधिक है तो नेफ्रॉन में मात्रा पानी की अधिक हो जाती है तो वह एक बीमारी हो जाता है जिसे हम कहते हैं डायूरेसिस। ठीक, डायूरेसिस में होता क्या है, व्यक्ति जल्दी जल्दी मूत्र त्यागता है, क्योंकि मूत्र की मात्रा यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए उस बीमारी को क्या कहते हैं, डायूरेसिस। ठीक है, ये रहा वैसोस्पिरेशन के बारे में। दूसरा हमारा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन भी एक प्रकार का हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल में, जो रिस्पॉन्सिबल हैं फीमेल के केस में। यह ऑक्सीटोसिन सर्वाइक्स को फीमेल में ये है यूटेरस और ये है सर्वाइक्स। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स फीमेल में उस समय सीक्रेट होता है जब बच्चा इस यूटेरस में पाया जाता है और ये बच्चा बाहर निकलने का समय जब हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होते हैं, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं और इन सिक्रीशन इनका होने लगता है और उस दौरान यूटेरस धीरे धीरे सिंक्रोनाइज करने लगते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब ये सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण ये बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है और सर्वाइक्स की ये क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं और बच्चा आराम से बर्थ कर जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स तब सीक्रेट होता है जब बच्चा को बर्थ करना, बच्चा पैदा होने के दौरान फीमेल में ये हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन आता है, जिसको जब गाय दूध नहीं देती है तो गाय पालने वाले लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन आता है, गाय को दे देने से दूध की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, इतना था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के द्वारा स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के बारे में। अगला हार्मोन्स या एंटीरियर लोब के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।